हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत एचआई, वीआई और आईडीडी तीनों ट्रेड के फर्स्ट ईयर के पेपर नंबर 4 की, जो कि सब्जेक्ट रहेगा आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड लर्निंग। ये कॉमन पेपर है, इसे सभी ट्रेड के बच्चे अध्ययन करते हैं। चाहे आप किसी भी ट्रेड में हो, ये आपका कॉमन पेपर है और आपका ये 4 नंबर पेपर है, यानी कि चौथा पेपर है आपका। और सभी बच्चे इसका एक साथ एग्ज़ाम देते हैं, जिसमें हम लोगों ने दूसरी यूनिट कंप्लीट कर लिया है और आज हम इस वीडियो में थर्ड यूनिट की बात करते हैं। तो इसमें हम कुछ सब यूनिट्स वगैरह देखेंगे, क्योंकि हर एक यूनिट में आपने देखा है कि 5 सब यूनिट हैं इस प्रकार से। तो सबसे पहले हमारा जो सब यूनिट होगा वो होगा कि शैक्षिक मनोविज्ञान क्या है, शिक्षकों के लिए प्रासंगिकता और उसके क्षेत्र क्या हैं, इसके बारे में हमें जानना होगा। दूसरा है कि हमें थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, बंडूरा, पियाजे और वाइगोस्की द्वारा दिए गए जो सीखने के बुनियादी सिद्धांत हैं, उनके द्वारा जो दिए गए हैं सिद्धांत, उसके बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है। तीसरा है हमारा सीखने की शैली के बारे में और उसके प्रकार के बारे में जानना होगा। और चौथा सब यूनिट होगा जिसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं आपके सामाजिक या सांस्कृतिक जो हैं, वो कैसे प्रभाव डालते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और लास्ट हमारा जो सब यूनिट होगा वो हमारा होगा विशेष ज़रूरतों वाले जो बच्चे होंगे, CWSN वाले बच्चों के लिए निहितार्थ क्या है, इसके बारे में। तो चलिए, हमारा जो फर्स्ट यूनिट है उससे संबंधित थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे और किस प्रकार से हमारे एग्ज़ाम में आ सकता है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान को परिभाषित करें, इसकी प्रकृति भी स्पष्ट करें, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या फिर शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रासंगिकता क्या है, इसकी व्याख्या करें। या शिक्षकों के लिए शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र का वर्णन करें। तो चलिए देखते हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे, उसके बाद हम कुछ डिफिनीशन वगैरह के बारे में भी जानेंगे। तो शिक्षा मनोविज्ञान क्या है? शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा होती है जिसमें मनोविज्ञान के जो निष्कर्ष होते हैं उसको शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया जाता है, यानी कि जो मनोवैज्ञानिकों के द्वारा खोज किया जाता है उसको शिक्षा के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाता है। यह शैक्षिक स्थितियों में मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन भी है। ऐसा नहीं है केवल खोज ही किया जाता है, नहीं, मानव के व्यवहार का भी यहाँ पे आकलन किया जाता है। अब हम बात करेंगे स्किनर के अनुसार। तो शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक स्थितियों में मनुष्य के व्यवहार से संबंधित होता है। ये स्किनर महोदय ने कहा है कि शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो शैक्षिक स्थितियों में मनुष्य के व्यवहार को दर्शाता है, यानी कि जैसे कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वही उसका शैक्षिक मनोवैज्ञानिक होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो इनका कहना है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर के उसके बुढ़ापे तक सीखने के जो अनुभव होता है उसका वर्णन और व्याख्या करता है। अगला है हमारा, काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है आपका ये, क्रो एंड क्रो के अनुसार भी और स्किनर के अनुसार भी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। टेट सीटेट में भी ये क्वेश्चंस आ जाता है, पूछता है 1 नंबर में, तो आप यहाँ से अगर पढ़े रहेंगे तो आपका वहाँ भी क्लियर हो जाएगा। अब पील के शब्दों में अगर हम बात करते हैं तो शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान होता है। उसके बाद इन्हीं के दूसरे डिफिनीशन के पे हम चलेंगे तो बात करेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के विकास, उनकी क्षमताओं की सीमा और उनके सामाजिक संबंधों को जिन प्रक्रियाओं से वे सीखते हैं समझने में मदद करता है। शिक्षा हर तरह से विद्यार्थी के व्यवहार को ढालने और आकार देने का एक प्रयास होता है। इसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए उसमें जो भी परिवर्तन लाया जा सके वो शिक्षा के माध्यम से लाया जाए। शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है वो शिक्षा के क्षेत्र में एक टेक्निक होती है और इसमें कुछ विशेषज्ञ होते हैं। इसके लिए आवश्यक ये होता है कि
वो सभी विशेषज्ञ जानकारी भी रखें और टेक्निक के बारे में भी उनकी जानकारी और उनकी पकड़ बनी रहे और कुछ ऐसे सिद्धांत हों जिनके माध्यम से वो बच्चों को भी शिक्षित कर सकें। शैक्षिक वातावरण की प्रक्रिया में विद्यार्थी के व्यवहार को समझना और अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करने के लिए व्यवहार में वांछनीय संशोधन, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अगर व्यक्ति का व्यवहार वहाँ अच्छा नहीं है तो उसमें परिवर्तन ला करके उस चीज़ को अच्छा किया जा सके, ऐसा शिक्षा कहता है। शिक्षा मनोविज्ञान यही सिद्धांत देता है कि कहीं भी अगर लग रहा है कि यहाँ परिवर्तन करने की ज़रूरत है तो वहाँ पे परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार से शैक्षिक मनोविज्ञान जो होता है वो मुख्य रूप से औपचारिक वातावरण में होने वाली शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं को समझने और उनके तरीकों को सुधारने और उसको विकसित करने से ये संबंधित होता है। इसमें जो होता है वो सीखने के सिद्धांत, जैसे कि इसमें आपके महत्वपूर्ण विषय भी शामिल होते हैं और इसमें बहुत सी शिक्षण विधियाँ होती हैं, प्रेरणाएँ होती हैं, संज्ञानात्मकता होती है, इसमें भावनात्मकता इसमें होती है, नैतिकता होती है। इन सभी चीज़ों का इसमें विकास होता है। इसके साथ साथ माता पिता और बच्चे के रिश्ते भी इसमें शामिल होते हैं। अगर हम बात करते हैं कम शब्दों में तो यही कहेंगे कि जो वैज्ञानिक अनुशासन है जो निम्न प्रश्नों को संबोधित करता है, कुछ छात्र दूसरों की तुलना में अधिक क्यों सीखते हैं और उसे सीखने को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाता है या क्या किया जा सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो इसकी हम प्रकृति की अब बात करते हैं। ये तो था शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, उसका अर्थ था, डिफिनीशन था और हम कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उनके मतभेद भी जो थे वो भी हम जाने और उनके मत क्या थे, उनके द्वारा दिए गए परिभाषा क्या थे, इसके बारे में हमने जाना। अब हम जानेंगे यहाँ मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है। तो शैक्षिक मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक होती है, क्योंकि ये स्वीकार किया गया है कि जो शिक्षा है वो विज्ञान है। शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति को हम शैक्षिक मनोविज्ञान एक विज्ञान है इस प्रकार से भी प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि जो विज्ञान होता है वो अध्ययन की एक शाखा होती है जिसमें आपको तथ्य देखने को मिलेंगे, उन तथ्यों का अवलोकन किया जाता है, उनका सत्यापन किया जाता है और सामान्य जो कानून है उनकी स्थापना भी इसके साथ साथ की जाती है, अर्थात उसके भी कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं। विज्ञान डाटा के संग्रह के लिए कुछ वस्तुनिष्ठ तरीकों का भी नियोजन करता है। इसका उद्देश्य तथ्यों को समझना होता है, समझाना होता है, भविष्यवाणी करना होता है और नियंत्रण करना भी होता है। किसी भी अन्य विज्ञान की तरह शैक्षिक मनोविज्ञान में डेटा संग्रह की वस्तुनिष्ठ विधियां भी इसमें विकसित की गई हैं। इसका उद्देश्य मानव व्यवहार को समझना, भविष्यवाणी करना और नियंत्रित करना भी इसमें शामिल होता है। शैक्षिक मनोविज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है। एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक बिल्कुल भौतिक विज्ञानी या जीव विज्ञानी की तरह ही जांच करता है, अपना डेटा इकट्ठा करता है और अपने निष्कर्ष पर ये पहुंचाता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है। समाजशास्त्री, मनोविज्ञानी, अर्थशास्त्री या फिर राजनीतिक वैज्ञानिक की तरह शैक्षिक मनोवैज्ञानिक मनुष्य और उनकी सामाजिकता का अध्ययन यहाँ पे करता है। शिक्षा मनोविज्ञान एक सकारात्मक विज्ञान है। तर्क या नीतिशास्त्र जैसा मानक विज्ञान तथ्यों से वैसे ही निपटता है जैसे उन्हें होना चाहिए। एक सकारात्मक विज्ञान तथ्यों से वैसे ही निपटता है जैसे वे हैं या जैसे वे संचालित होते रहे हैं। शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो बच्चों के व्यवहार का अध्ययन करता है और वैसे ही अध्ययन करता है जैसे वह हैं, ना कि उसमें किसी भी प्रकार का वो परिवर्तन लाता है या उसमें सकारात्मकता को वो दर्शाता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये भी इसमें तथ्य है। तो इस क्षेत्र में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उनके कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके कुछ अनुप्रयोग होते हैं इसमें, और मनोवैज्ञानिकों के सिद्धांतों और तकनीकों को यहाँ पे लागू किया जाता है। साथ ही विद्यार्थियों के व्यवहार का भी यहाँ पे उन व्यवहार का भी आकलन किया जाता है, अनुभवों का भी अध्ययन किया जाता है और मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में किसी भी अन्य जो व्यवहारिक विज्ञान के समानांतर हैं उसको भी यहाँ पे आकलन किया जाता है। इसके साथ ही
एक तथ्य और भी है कि शैक्षिक मनोविज्ञान एक विकासशील या बढ़ता हुआ विज्ञान है। तो ये भी बात सही है कि नए नए आप अनुसंधान देख रहे होंगे, नए नए शोधकर्ता आ रहे हैं, अलग अलग टेक्निक्स प्रयोग किए जा रहे हैं, काफ़ी चीज़ें जो पहले थी उससे अब बहुत ज़्यादा बेटर हो गई हैं। तो ये सब किसके कारण हुई हैं? ये सब खोज के कारण ही हुई हैं, यानी कि विज्ञान जगत में काफ़ी कुछ क्रांति आई हुई है। अगला है हमारा शैक्षिक मनोविज्ञान का क्षेत्र। इस क्षेत्र में लगातार हो रहे जो शोध हैं उनके कारण शैक्षिक मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसमें आप मानव व्यवहार को भी देखेंगे कि इसको भी शामिल किया गया है, ये पहले भी इसमें शामिल था। पहले इसमें आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, ये सब मनोविज्ञान को कहा जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इसको मानव के व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो इसमें बच्चों के या फिर व्यक्ति के व्यवहार का आकलन किया जाता है। उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या आ रही है तो उसमें संशोधन किया जाता है और उसको परिवर्तित करके जो उचित होता है उस चीज़ को उस बच्चे को प्रदान किया जाता है या व्यक्ति को। नेक्स्ट है हमारा वृद्धि और विकास। वृद्धि और विकास आप जानते ही हैं, इसके भी अलग अलग सिद्धांत हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस है। आप जानते ही हैं वृद्धि जो है एक समय तक ही चलती है, यानी कि इसकी एक समय सीमा तय होती है, और विकास की कोई समय सीमा नहीं होती है, विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। और हम वृद्धि को नाप तौल सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन हम वहीं पे विकास को कभी भी नाप तौल नहीं सकते हैं, उसको केवल एक हम अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं। इस प्रकार से योजना बना करके इन दोनों में अपने अपने कार्यक्रमों का यहाँ पे नियोजन किया जाता है। अब बात करेंगे शिक्षार्थी की यहाँ पे। तो शिक्षार्थी क्या है? पहले क्या था कि जो शिक्षा मनोविज्ञान था वो बाल विकास की तरफ ध्यान नहीं देता था, वो सारी चीज़ें लगभग थोपता था। लेकिन अब क्या है, अब बाल केंद्रित शिक्षा हो गई है। पहले बाल केंद्रित शिक्षा नहीं थी, यहाँ पे बच्चों के चौमुखी विकास पे पूरा पूरा ध्यान दिया जाता है। जो भी टेक्निक्स डेवलप हो रही होती हैं वो सभी चीज़ें बच्चों के लिए प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीखने के अनुभव। शिक्षा मनोविज्ञान का ये निर्णय लेने में मदद करता है कि शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास के किस चरण में सीखने के कौन से अनुभव यहाँ पे देखे जा रहे हैं, उन चीज़ों का यहाँ पे अनुभव किया जाता है और उसको आसानी से प्रस्तुत किया जाता है, और साथ ही उन बच्चों को भी उनकी उम्र में उन चीज़ों को बता करके उनको संतुष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया। तो सीखने की प्रक्रिया में अगर हम बात करते हैं तो शिक्षार्थी को जानने और यह निर्णय लेने के बाद कि उसे क्या सीखने के अनुभव प्रदान किए जाने हैं, शैक्षिक मनोविज्ञान सीखने के नियमों और सिद्धांतों की ओर वो बढ़ता है। उसको याद रखना सिखाया जाता है, भूलना, समझना, अवधारणा निर्माण, सोच, तर्क, समस्या समाधान, सीखने के हस्तांतरण, ये सभी तरीके उनको बताए जाते हैं। इसके बाद आपके सीखने की स्थिति और वातावरण आता है। तो आप जानते हैं कोई भी चीज़ अगर आपको सिखाना होगा बच्चों को तो आपको उसी अनुसार वातावरण का भी चयन करना होगा, क्योंकि जब आप सही वातावरण का, पर्यावरण का आप चयन नहीं कर पाएंगे तो उसका भी कहीं ना कहीं असर आपको देखने को मिल सकता है। अगला है आपका व्यक्तिगत मतभेद। ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत किया गया है कि प्रत्येक जो व्यक्ति होते हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें पाया जाता है। तो यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान द्वारा सभी बच्चों पे नज़र रखा जाता है, एक तरीके से सभी बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है व्यक्तित्व एवं समायोजन। शिक्षा को व्यक्ति के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए परिभाषित किया गया है। इस कार्य को पूरा करना है तो सभी शिक्षण कार्यक्रमों को व्यक्तित्व की प्रकृति और विकास को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। अगला है शिक्षक। शिक्षक क्या कहता है? शिक्षक जो होता है वो सिखाने की प्रक्रिया में अपनी पूरी भूमिका देता है और अपना एक तरीके से वो पूरा एफर्ट डालता है कि वो बच्चे सीख जाएं। तो शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया किसी भी योजना में शिक्षक एक जो होता है वो काफ़ी शक्तिशाली शक्ति होता है। इसमें शिक्षक की भूमिका जो होती है उसकी भी चर्चा की गई है।
क्योंकि इसमें शिक्षक को शिक्षा की प्रक्रिया में अपनी भूमिका ठीक से निभाने के लिए स्वयं को जानने की भी आवश्यकता पे जोर दिया जाता है कि सबसे पहले व्यक्ति स्वयं को जाने, उनके संघर्ष, प्रेरणा, चिंता, समायोजन, आकांक्षा का स्तर जो होता है आदि सभी चीज़ों को यहाँ पे जाना जाता है। और आवश्यक जो व्यक्तित्व गुण होते हैं, रुचियाँ होती हैं, योग्यताएं, इन सभी चीज़ों को प्रभावी बनाया जाता है और सभी चीज़ों पे प्रकाश डाला जाता है। इसके साथ साथ एक सफल शिक्षक वो होता है जो बच्चों के इन सभी गुणों पे भी प्रकाश डाले। मार्गदर्शन और परामर्श की बात करते हैं तो बच्चे के समुचित विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और परामर्श काफ़ी ज़रूरी होता है। वो भी एक शिक्षा का ही पार्ट होता है। और ख़ासकर जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो या फिर वो किसी समस्या में फंस जाते हैं तो उस दौरान काफ़ी तेज़ी से उन बच्चों को दुनियादारी की समझ नहीं होती है, तो काफ़ी तेज़ी से वो निगेटिवपन आ जाता है उनके अंदर और गलत रास्ते पे भी वो चल पड़ते हैं। तो ऐसे में उनका मार्गदर्शन करना होता है। अब हम यहाँ पे मनोविज्ञान की प्रासंगिकता की बात करेंगे। यहाँ पे तो शिक्षा मनोविज्ञान के आधुनिक शिक्षा प्रणाली के निर्माण में काफ़ी महत्वपूर्ण है प्रासंगिकता का। तो विकास के चरणों को समझना, विकास कैसे हो रहा है, मनुष्य जो है वो जन्म से लेकर के वो मृत्यु शैया तक जाने में उसे किस प्रकार का जो अवस्था है वो सभी झेलना पड़ रहा है, तो ये आप जानते हैं। इसमें हम लगभग बच्चों के शैशवावस्था से लेकर के, शैशवावस्था क्या, उसकी गर्भावस्था से लेकर के शैशवकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, लगभग सभी उसकी अवस्थाओं का हम यहाँ पे डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं और उसके बारे में हम समझते भी हैं कि उस एज में बच्चे कैसे ग्रो कर रहे हैं, कैसे कैसे उनके अंदर विकास के जो चरण हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों के अंदर क्या क्या परिवर्तन ला रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षार्थी को जानना। तो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में सबसे पहले जो बच्चा होता है या शिक्षार्थी जो आपका होता है वो प्रमुख कारक यहाँ पे माना जाता है। सबसे पहले रुचियों की हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है कि बच्चे किस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उनकी योग्यता क्या है, उनकी क्षमता क्या है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है। उनका बौद्धिक विकास कैसे हो रहा है, उनका शारीरिक विकास कैसे हो रहा है, सौंदर्य संबंधी जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं या विकास के चरणों को जानना होता है। ये सभी चीज़ों पे हमें काफ़ी केयरफुली ध्यान देना होता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो नाजुक होते हैं और उन्हें हर हाल में आपको लगभग उनके सभी बच्चों को ध्यान दे करके उन्हें शिक्षा दिया जाता है। कक्षा में सीखने की प्रकृति को समझना। तो कक्षा में जो प्रकृति होती है उसको कैसे हम समझ सकते हैं सीखने की, तो इसके बारे में यहाँ पे पूरी जानकारी है। कक्षा में सीखने की जो प्रकृति होती है इसको समझने की बात आती है। तो यहाँ पे शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षक को शिक्षार्थी के स्तर के अनुसार ही उसको सिखाता है और उसके अनुकूलन को भी यहाँ पे देखता है कि यहाँ पे कैसे उसको समायोजित किया जाए। इस बात का भी वो ध्यान रखता है कि एक कक्ष जो हो वो बच्चे के अनुकूल हो, वहाँ पे बच्चा अपने आप को ढाल सके और वहाँ पे अच्छे से बैठ के वो पढ़ाई कर सके, सीख सके चीज़ों को। तो वो उसके लिए जो शिक्षक होता है वो विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान देता है। उचित प्रकाश, उचित वातावरण, कक्ष का, इन सभी पे यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। व्यक्तिगत अंतर को भी यहाँ पे समझा जाता है, बच्चों की पसंद नापसंद को समझा जाता है, उनकी योग्यता क्या है, उनका स्तर क्या है, बुद्धि स्तर क्या है, उनकी क्षमता क्या है। इन सभी चीज़ों में जितने भी बच्चे होते हैं एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे भी, और जो दिव्यांग बच्चे होते हैं वो भी इनमें शामिल होते हैं। तो इन सभी लोगों को अलग अलग तरीके से बिठा नहीं सकते हैं, सबको एक साथ बिठाते हुए उनकी सभी जो क्षमताएं हों या जो बीच का अंतर हो, इन सभी चीज़ों को यहाँ पे बच्चों के अपनाते हुए उन बच्चों को शिक्षित किया जाता है। अब बात करते हैं कक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए।
तो यहाँ पे बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो काफ़ी बदमाश होंगे, कुछ शांति से बैठे होंगे, कुछ को अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि कार्यशाला में ले जाएंगे, उन्हें कोई चीज़ बताने का प्रयास करेंगे तो वो उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, और समझेंगे भी तो एक दूसरे के साथ धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। संख्याओं की जो समस्याएं आप देंगे उसको भी सॉल्व करने में वो आपके साथ ही समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको मैनेज करते हुए कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आप ध्यान देना होगा कि कक्ष जो हो वो आपका व्यवस्थित रहे, अनुशासित रहे, जिसमें आप उन बच्चों को शिक्षित कर सकें। नेक्स्ट है आपका शिक्षण में आवश्यक कौशल और रुचि विकसित करना। जो भी आप शिक्षा दे रहे हों बच्चों को, वहाँ पे एक अच्छा सा माहौल बनाइए ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें, और जब इंटरेस्ट लेंगे तभी वो बच्चे कोई चीज़ सीख पाएंगे। अब बात करेंगे यहाँ पे शिक्षण के प्रभावी तरीकों को समझना। ऐसा नहीं है कि आप जिस भी प्रकार से पाएँ उस प्रकार से बच्चों को शिक्षित कर दें। ऐसा नहीं होगा कि आप उन्हें जब पाएँ तब शिक्षा दे दें। उसका भी एक तरीका होगा, उनकी भी अलग अलग विधियां होती हैं, सिद्धांत होते हैं उनके, और बहुत से ऐसे सिद्धांत की खोज की गई है जो बच्चों के लिए ही होती है, और उनको कैसे उनमें बच्चों को सिखाना है, दिलचस्पी कैसे लेके आना है, इन सभी चीज़ों को पहले शिक्षक को सीखना होगा। फिर बच्चे के आनुवांशिक और पर्यावरण के प्रभाव को भी समझना होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, और जो पर्यावरण होता है ये बच्चे के कह लीजिए एक सिक्के के दूसरे पहलू होते हैं। तो एक तो बच्चे का व्यवहार आप देख ही रहे हैं, दूसरा उस बच्चे के वातावरण से भी हम यहाँ पे रूबरू होंगे कि बच्चा किस वातावरण से आ रहा है, किस पर्यावरण से आ रहा है, किस जीन से आ रहा है, इन सभी पे भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। किस वंशानुगत से आ रहा है, कौन कौन से वंशानुगत गुण हैं उसके अंदर, और पर्यावरण का उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सभी चीज़ों का हम यहाँ पे आकलन करेंगे। आगे बात करेंगे बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को भी हम यहाँ पे समझेंगे कि बच्चा किस प्रकार से जिम्मेदारी ले रहा है, उसमें सुधार के भी उसको सुझाव देंगे। आगे बात करेंगे यहाँ पे पाठचर्या निर्माण की प्रक्रिया को समझने की। तो पाठचर्या कैसी होनी चाहिए, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, क्योंकि आप जानते हैं पाठचर्या जो होना चाहिए या पाठचर्या जो होनी चाहिए, उस पाठचर्या में पाठ्यक्रम जो होना चाहिए वो बाल केंद्रित होना चाहिए, बच्चों की समझ पे डिपेंड होना चाहिए। बच्चों को कितना कुछ उसमें से समझ आ सकता है, उनकी क्षमताओं के अनुसार ही पाठचर्या का निर्माण करना चाहिए। मार्गदर्शन और परामर्श भी बच्चों को समय समय पर देते रहना चाहिए। उनकी यहाँ पे रुचियों और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उन्हें सभी चीज़ें सिखाते हुए उन बच्चों को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहना चाहिए, ताकि वो अच्छे से सीख सकें और उनकी रुचि उसमें बनी रहे। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे मूल्यांकन की। मूल्यांकन के जो सिद्धांत होते हैं, तो इसमें काफ़ी तरीके से बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। बच्चे अगर थोड़ा सा भी कमज़ोर हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के, तो उसको आसान बनाया जा सकता है मूल्यांकन करने के लिए, या बच्चे बहुत ब्रिलियंट हैं तो उसके लिए थोड़ा सा और टफ करके भी उनका मूल्यांकन किया जा सकता है। विभिन्न तरीके हैं, विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से भी बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है। सकारात्मक और रचनात्मक अनुशासन विकसित करना बच्चों में, तो बच्चों को छड़ी दो और बिगाड़ दो, इस प्रकार से पारंपरिक जो शिक्षक थे इन सभी चीज़ों को नकारात्मक तरीके से हटा दिया गया है अब, और कहीं ना कहीं बच्चों में सुधार लाने के लिए अब शिक्षक को उनके साथ में सहयोग का व्यवहार करना होता है, रचनात्मक कुछ गतिविधियां करनी होती हैं ताकि बच्चों का उसमें मन लगा रहे। शैक्षिक मनोविज्ञान और अनुसंधान की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, मनुष्य के व्यवहार को यहाँ पे बेहतर बनाने के लिए ये अनुसंधान बनाए जाते हैं, ऐसे प्रयोजन बनाए जाते हैं, इसमें ये प्रदर्शन को मापे जाते हैं और उपचारात्मक सुझाव भी यहाँ पे दिए जाते हैं और उनके भी उपाय किए जाते हैं। स्वयं को जानने के लिए भी यहाँ पे चीज़ें रखी जाती हैं, बच्चों की पसंद नापसंद को, उनकी प्रेरणा, उनकी चिंता, उनके संघर्ष और समायोजन को यहाँ पे जानने के लिए भी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। और शैक्षिक मनोविज्ञान व्यावसायिक विकास दृष्टिकोण बदलने और नवीन सोच में मदद करता है।
तो कक्षा के अंदर शैक्षिक मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक को मानव जीवन पर कक्षा कार्यक्रमों को प्राप्त करने और निर्देशित करके विद्यार्थियों की उचित कंडीशनिंग प्राप्त करने में उनको सक्षम बनाया गया है। इतना ही नहीं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों का भी पता लगाने में लगे हुए हैं और भी बहुत सारे टेक्निक्स ढूंढे जा रहे हैं जिससे बच्चों को अच्छे से शिक्षित किया जाए। तो ये था शिक्षा मनोविज्ञान, जिसके माध्यम से बच्चों को कैसे समझना है, उनका व्यक्तित्व कैसे समझना है, उनका मूल्यांकन कैसे करना है, उनकी जो बुद्धि है वो क्या है और कक्षा कक्ष में किन बातों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने जाना। तो आप लोग एक बार अगर सरसरी निगाह से भी इस चीज़ को पढ़ लेंगे तो शायद आपको याद हो जाएगा और एक बार वीडियो को सुन लेंगे तो आपको कभी भूलेगा भी नहीं। तो चलिए, इसी के साथ में हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे सिद्धांतों को लेकर के, जिसमें आप जानते ही हैं कि इसमें जीन पियाजे, पावलोव, स्किनर, बंडूरा, इन सभी के जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सभी को एक 1 बाय 1 करके आप लोगों को पार्ट वाइज मिलता रहेगा वीडियो और वो सारी चीज़ें आपको समझा दी जाएंगी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। PDF अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा।